हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के एक नए वीडियो में। एक पार्ट वन आ चुका है, ये पार्ट टू है काइनेमेटिक्स का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, पाथ लेंथ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग एवरेज वेलोसिटी के ही बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे, और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसका डेरिवेशन, ये सारी सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, कॉपी और पेन निकाल के नोट्स बनाने की तैयारी जरूर कर लेना बेटा, खुद के नोट्स बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये कर लिया था कि भाई जो हमारी एवरेज स्पीड आई थी, ठीक है, वो आ गई थी हमारी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अगर ये डिस्टेंस है तो ये एवरेज स्पीड होगी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, और एवरेज स्पीड के ही टर्म को हमने ये कहा था कि साहब अगर डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो हो जाता है तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये dt जाके यहां मल्टीप्लाई कर दे तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू dx, ये बन गया। एक, अब अगर हम इन दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दें, ये dx है तो x के रिस्पेक्ट में मान लिया x1 से x2 तक, ठीक है, और ये dt है तो टाइम के रिस्पेक्ट में मान लिया t1 से t2 तक। तो यहां से v इंटू t2 माइनस t1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब अगर वेलोसिटी दी हुई है और हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई है और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो भी हम निकाल सकते हैं बाई रिवर्सिंग द प्रोसेस। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि भाई डिस्टेंस दिया होता था, वो टाइम का फंक्शन होता था, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती थी। अगर मान लो हमको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू डेल्टा टी चेंज इन टाइम इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला भी याद रखना और ये फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन दे देता है। अब एवरेज स्पीड के बारे में देखो, एवरेज स्पीड क्या है, इसमें हम कोई भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि एवरेज स्पीड पे कंपटीशन में भी, नीट और जेई में भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, एक क्वेश्चन समझो कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस with velocity v1 with v1 and rest half of distance with v2, find average velocity, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कंपटीशन में। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो सुनो। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v1 और रेस्ट हाफ पार्टिकल कवर करता है विद वेलोसिटी v2। मतलब कहने का ये कि अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो ये पार्टिकल ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंच गया। मान लिया ये टोटल डिस्टेंस जो थी वो x थी, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, x मीटर। ठीक है, तो हाफ ऑफ द पार्ट जो होगा वो x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। ये डिस्टेंस जो उसने कवर की वो विद वेलोसिटी v1 कवर की। कह रहा है ना कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। तो ये v1 से कवर की और ये v2 से कवर की। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको टाइम t1 लगा होगा और इसको t2 लगा होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, वापस तो आ नहीं रहा है, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो चाहे हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले, चाहे हम एवरेज स्पीड की बात कर ले, दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि इस केस में, ए से बी के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि एवरेज
वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, या एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सुनो, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 दैट इज x अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 और t1 प्लस t2। लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चन में v1 और v2 नहीं दिया है, सिर्फ उसने एक डिस्टेंस दी थी, तो डिस्टेंस x मान ली थी हम लोगों ने, t1 t2 के बारे में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो हम लोगों ने अज्यूम किया है, तो फाइनल आंसर में t1 t2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो t1 और t2 को इन टर्म्स ऑफ x और v अगर हम निकालने जाएं तो इस यहां से यहां तक वाले पार्ट में, मान लिया ये कोई पॉइंट है c, a से c के पार्ट में अगर हम देखें तो ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहां से वेलोसिटी v1, यहां से क्या होगा v1 इक्वल्स टू x/2 अपॉन t1। तो यहां से t1 क्या आ जाएगा, यहां से t1 आ जाएगा, ये v1 इधर आ गया, 2 नीचे आ गया, x अपॉन 2v1, x अपॉन 2v1। ये आ रही बात समझ में? ठीक है, तो और इसी तरीके से सिमिलरली t2 क्या आ जाएगा, इसको इधर लिख दूं क्या, चलो देख लेता हूं, शायद इधर आपको ना दिख रहा हो, देखो एसी पार्ट के लिए अगर हम एसी पार्ट की बात करें, एसी की बात करें तो v1 इक्वल्स टू x/2 अपॉन t1 होगा। t1 को निकालना चाहें अगर हम तो x/2 अपॉन v1, ये 2 नीचे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 2v1, मतलब t1 की वैल्यू आ गई x अपॉन 2v1, ये हो गया। सिमिलरली इस पार्ट के लिए c से b के लिए, c टू b के लिए v2 इक्वल्स टू x/2 बाई t2, यहां से t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 अपॉन v2, या हम कह सकते हैं x अपॉन 2v2, क्यों, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा। तो t1 की वैल्यू आ गई x अपॉन 2v1, t2 की वैल्यू आ गई x अपॉन 2v2, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई वो आ गई x अपॉन t1 की वैल्यू x अपॉन 2v1, x अपॉन 2v1 प्लस t2 की वैल्यू x अपॉन 2v2। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि x भी हमें गिवन नहीं था, सिर्फ v1 और v2 ही गिवन था, तो जो गिवन था उसी की फॉर्म में ही तो हमें आंसर लाना होगा भाई, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसी की फॉर्म में आंसर लाना होगा। तो इसको जरा हम सॉल्व कर लें, x अपॉन 2v1 प्लस x अपॉन 2v2, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2v1 v2 एलसीएम आ गया, 2v1 कट गया, v2 बचा तो x v2 प्लस 2v2 कट गया तो x v1, x कॉमन ले लो, क्या बनेगा, ये x कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आई वो ये आई, इसको रख दो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन, इसकी वैल्यू आ जाएगी x v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2, ये 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा, जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा हमारा x इंटू 2v1 v2 अपॉन में x v1 प्लस v2, x से x कट गया, तो फाइनल हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आया वो क्या आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दिया है, आपको फाइनल आंसर सिर्फ उसी वेरिएबल में लाना है, जो भी आपने अज्यूम किया था उसके रेफरेंस में आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका अजम्पशन है। डिस्टेंस हम लोगों ने अज्यूम की कि x होगा, x/2 हम लोगों ने अज्यूम किया था, टाइम t1 t2 हम लोगों ने अज्यूम किया था, क्वेश्चन में गिवन सिर्फ v1 और v2 था, तो v1 और v2 के टर्म में हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नीट और जेईई में भी मिल जाएंगे। ठीक है, हाफ पार्ट उसने v1 से कवर किया, रेस्ट ऑफ द हाफ वो v1 v2 से, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट किसी और वेलोसिटी से, तो आप एवरेज वेलोसिटी बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तरीका जान लो, हमेशा हमें t1 t2 t3 निकालना होगा। अगर इसी में ये कह देता कि 1/3 उसने v1 से किया, 1/3 उसने v2 से किया और 1/3 उसने v3 से किया, ये कोई पॉइंट b था, ये c था, ये d था, तो भाई 1/3 तो x/3 x/3 x/3, पूरी डिस्टेंस अगर x हो जाती
तो 1/3 1/3 1/3 क्वेश्चन बदल जाता, यहाँ V1 यहाँ V2 यहाँ V3, यहाँ T2 था यहाँ T3 कर लो, सारा कैलकुलेशन हो जाता। बस यहाँ पे एक T3 और ऐड कर देते, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है, एग्जामिनेशन में ये आ जाता है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। PYQ उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नेट से आप सर्च करके देख सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नीट और जेईई में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कवर हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कवर हुआ। अब एक चीज और जानो, ग्राफ, ठीक है, कुछ ग्राफ भी हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं? पहला तो हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होगा, यहां पे टाइम है और यहां पे डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है। और मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा, ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये होता है थीटा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लोप। और स्लोप कैसे निकलता है? tan थीटा। tan थीटा ही एक्चुअली स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का, ठीक है। और tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो अगर ये जो डिस्टेंस वाला है, इस डिस्टेंस को हम यहां पे लगा दें ऐसे, तो ये यहां से यहां तक की ये पोजीशन जो है ये डिस्टेंस दे देगा, और यहां से यहां तक का जो पोजीशन है वो टाइम दे देगा। तो एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालने जाएं, स्लोप दैट इज tan थीटा, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर एंगल थीटा है तो इसके लिए tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से नोट करके क्या लिखेंगे कि स्लोप, पहली चीज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस को हम x में लेते हैं और टाइम को हम t में लेते हैं, तो एक्सटी ग्राफ कह सकते हैं इसको। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ will give us speed और velocity of particle, ध्यान रखना बेटा कि जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है उसका स्लोप आपको हमेशा स्पीड या वेलोसिटी देगा। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप आपको स्पीड देगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, ठीक। तो पहला तो अपना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वो क्या होता है वो भी देख लो, उसका स्लोप क्या देता है। अच्छा, इसका एरिया क्या देता है? एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? कुछ नहीं, दो चीजें होती हैं, एक एरिया और एक स्लोप। तो एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? कुछ भी नहीं देता, ठीक है। वीटी ग्राफ का देता है, एटी का कुछ नहीं। तो दूसरा अपना जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। मान लो सपोज करो कि ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ग्राफ सीधा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कर्व भी हो सकता है। हमें ग्राफिकल एनालिसिस करनी है तो ग्राफ जैसा भी हो, वो तो मोशन पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल का यूनिफॉर्म मोशन है, वेरिएबल मोशन है, कैसा मोशन है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या दे देगा भाई? इसका स्लोप देखो, ये वेलोसिटी है तो इधर क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म वेलोसिटी का आ जाएगा और ये वाला टर्म टाइम का आ जाएगा। स्लोप tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर हम tan थीटा निकालें तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना बेटा कि tan थीटा को ही हम dx/dt भी कहते हैं, ठीक है, dx/dt भी कहते हैं। tan थीटा को हम dy/dx कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ध्यान से समझो। tan थीटा का मतलब क्या है? tan थीटा का मतलब होता है dy/dx, मतलब y एक्सिस में जो भी वेरिएबल है उसको x एक्सिस के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वही आपका क्या होता है? स्लोप, वही होता है tan थीटा। तो यहाँ पे y एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी है, और x एक्सिस में क्या है? टाइम है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी क्या देता है? आपका स्लोप। और हम जानते हैं dv/dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये स्लोप का एक फॉर्मूला बन गया, ये ध्यान रखना,
ठीक है, एक चीज ये भी जानो कि अगर इस इंस्टेंट पर यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ही तो दे रहा है। यही तो एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो जो हमारा स्लोप देगा वीटी ग्राफ का, वो हमेशा क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब यहीं पे सपोज करो अगर इसका एरिया निकालने जाए हम, ठीक है, तो इसका एरिया क्या दे देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस। पहला पॉइंट नोट करो क्या, कि स्लोप ऑफ VT graph, slope of VT graph will give us slope of VT graph will give us acceleration। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर VT graph, एरिया अंडर VT graph will give us total distance और टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट याद कर लो। तो आपको XT और VT ग्राफ भर भर के मिलेंगे। AT ग्राफ भी होता है, लेकिन AT ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ XT और VT के बारे में आइडिया होना चाहिए। AT ग्राफ में इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर ये VT ग्राफ दिया है और हम कह रहे हैं कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी पे एक क्वेश्चन देख लो जरा, सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन देख लो, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। The graph shows motion of a particle, ठीक है, the graph shows motion of a particle, calculate total distance traveled by particle in t equals to 0 second to t equals to 0 second to t equals to 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, और ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ शोज द मोशन। ग्राफ है क्या? ग्राफ ये है। ठीक है, ये t है और ये v है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम सेकंड्स में होगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 सेकंड में निकालना है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मान लिया इसकी वेलोसिटी इस टाइम 2 मीटर थी, फिर 4 मीटर थी, फिर 6 मीटर। कुछ भी ग्राफ तो दिया होगा ना आपको क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ है ग्राफ। आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t इक्वल्स टू 0 सेकंड से t इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब यहां से ये टाइम स्लॉट, इस टाइम स्लॉट में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो आपको निकालनी है। तो मैंने क्या बताया? एरिया अंडर द कर्व ऑफ VT ग्राफ विल गिव यू टोटल डिस्टेंस। तो देखो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है? इस ग्राफ का एंड पॉइंट ये है, इससे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो 3 पे गिरेगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये इंक्लोज कर रहा है, यही एरिया अंडर द कर्व है। कर्व क्या था? ये वाला था ना। ठीक है, और इसके अंदर ये एरिया इंक्लोज हो रहा है। तो ये एरिया अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमने क्या निकाल लिया? टोटल डिस्टेंस। अब एक चीज बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6। और ये 0 से 3 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 3। क्या ये ट्राइंगल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई? यहां से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है? 3, और परपेंडिकुलर हाइट देखो ये 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर हाइट ये है, बेस ये है, तो 1/2 3 इंटू 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो 9 मीटर एरिया क्या आ गया? 9 यूनिट। और टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? यही तो हमें टोटल डिस्टेंस देता था, TT। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 9 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी ग्राफ से रिलेटेड आ सकते हैं।
एचसी वर्मा पढ़ो, एचसी वर्मा में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें दी हुई है, तो एचसी वर्मा भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये हल्के में मत लेना इसको, पहले बेसिक तो क्लियर कर लो। ग्राफ अगर थोड़ा कर्विक हो गया, क्या हो गया, वो चीज बात की बात है, पहले स्ट्रेट लाइन के लिए तो हम पढ़ लें, ठीक है, पहले बेसिक तो जान लें। तो ये ग्राफ हमारा क्या है, ग्राफ हमारा एक तरीके का मोशन का कुंडली है, जन्म पत्री है। अगर हमको ग्राफ पढ़ना कायदे से आ गया, ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना कायदे से आ गया, तो उस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से इजीली कर लेंगे। देखो ग्राफिकल मेथड ज्यादा बेटर होता है, एनालिटिकल मेथड से ग्राफिकल मेथड ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए ग्राफ पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफ से करोगे तो इजीली हो जाएंगे, एनालिटिकल मेथड करोगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ठीक। अब एक और पॉइंट आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वही तो एक्सेलरेशन है। और एक टाइम स्लॉट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन को बेटा ए बार से दिखाते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन को ए बार से, कोई भी चीज अगर एवरेज बता रहे हो तो उसको ऊपर एक बार लगा दो। तो ए बार विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहीं पे इंस्टेंटेनियस के बारे में भी बात कर ले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो जब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाई थी, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि डेल्टा टी जब टेंडिंग टू जीरो हो जाता है तो ये डेल्टा वी और डेल्टा टी, ये डेल्टा वाला टर्म डी एक्स बाई डी टी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब इसी चीज को अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमें लिखना है तो ए विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। ये जो डेल्टा वी है वो डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डेल्टा टी है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिर्फ ए से दिखाते हैं, बार नहीं लगाते। अगर बार लगा हुआ है दैट मीन्स कि वो एवरेज है, बार नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स कि वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब क्या है कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये सही बात है यार कि अगर एक छोटे से टाइम इंटरवल में जो कि लगभग लगभग जीरो के बराबर है, उसमें आप जो चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो वो इंस्टेंटेनियस तो है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वही तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा टाइम इंटरवल थोड़ी है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपकी बुक में लिख के दिया हुआ है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये हेडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। एक्चुअली ये है क्या, ये है कुछ नहीं, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बचपन से क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं भाई, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहला क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस हैं। अब देखो ये कभी कभी डिराइव करने के लिए आ जाता है कि आप इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करिए बाय ग्राफिकल मेथड और बाय एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड आपको सिखाएंगे कि ग्राफिकल मेथड से आप ये तीनों इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हो और एनालिटिकल मेथड से आप इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हो। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, नीट और जे लेवल के, ठीक है। तो पहले तो इन तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन देख लेते हैं भाई ग्राफिकल मेथड। बेटा ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो
अरे सुन दिलरुबा है दिल की सदा, आ पुकारे तुझे महबूब तेरा, ओ महबूब तेरा। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। कैसे? बाई ग्राफिकल मेथड। कैसे करने जा रहे हैं भाई? ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो ग्राफिकल मेथड है तो पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग साइड में खोपचे में। इधर देखो, ये हमने एक वीटी ग्राफ बनाया। क्या बनाया हमने? वीटी ग्राफ। और हमने माना, क्या माना कि एट टी इक्वल टू जीरो पर, जब टाइम जीरो था, उस टाइम पे पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, जिसको हमने नाम दे दिया यू। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब टाइम बढ़ा, बढ़ के टाइम क्या हो गया? टी। उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी बढ़ के कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई, यहां पर फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। कब? जब टाइम हमारा टी हो गया। ठीक, तो अब एक चीज ये बताओ कि अगर यहां से यहां तक ये जो लेंथ है, ये फाइनल वेलोसिटी वी है। ठीक है, और ये लेंथ जो है वो टी है, यहां से यहां तक का टाइम टी है, इंटरवल। और इससे अगर हम एग्जैक्टली एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो ये भी तो टी हो जाएगा। एकदम सही बात है। ओरिजिन से यहां तक की जो वेलोसिटी थी वो यू थी, दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू। ठीक है साहब, अब एक चीज ये बताओ कि अगर ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी u है, तो ये कितना होगा? v माइनस यू। क्या ये लेंथ दे देगा हमें? मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो v माइनस यू होगी। बोलो, ठीक है? अच्छा साहब, इतनी बात हमको समझ में आती है। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो ये वीटी ग्राफ ही तो है। देखो, यहां पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और यहां पे टाइम सेकंड में दिया हुआ है। वीटी ग्राफ का स्लोप ये थीटा, ये थीटा आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। और थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, क्या कि स्लोप वीटी ग्राफ का क्या देता है? स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। किसका? वीटी ग्राफ का। किसके लिए? फॉर वीटी ग्राफ। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और स्लोप होता क्या है साहब? स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर है और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन बेस क्या है? t। ये t आके यहां मल्टीप्लाई किया, क्या ये at बन गया? और ये क्या बना? v माइनस यू। माइनस यू इस तरफ गया तो प्लस यू हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस at। ठीक है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जिसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। ठीक, अच्छा साहब, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन कैसे डिराइव होगी? तो डेरिवेशन आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। सर बोर्ड में तो नहीं आएगा। अरे 11th में तुम्हारा बोर्ड नहीं होना है भैया। 11th में तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होने, और ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर में क्या देगा। 11th में थोड़ी बोर्ड देने जा रहे हो। 11th में तो आप स्कूल में एग्जाम दोगे ना भाई, तो स्कूल में टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन देगा। हो सकता है वो डिराइव कर दे, डिराइव करने को दे दे, उसके उसके मूड के ऊपर है। ठीक है, तो डेरिवेशन आना चाहिए। सेकंड इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है भाई? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मतलब s क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? टोटल डिस्टेंस। तो एक बार बताओ, इसका एरिया कैसे निकलेगा? यही तो एरिया है, यही तो एरिया है। ठीक, इस एरिया को निकालने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को, इस ट्राइंगल के एरिया को 1 मान लें और इस रेक्टेंगल के एरिया को, इस रेक्टेंगल के एरिया को 2 मान लें, तो टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करें, टोटल डिस्टेंस s विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1
प्लस एरिया ऑफ 2, ये होगा टोटल डिस्टेंस। एरिया ऑफ 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू बेस t इंटू परपेंडिकुलर हाइट, t इंटू परपेंडिकुलर हाइट v माइनस u, प्लस एरिया ऑफ 2 क्या है? रेक्टेंगल। कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? t, ब्रेथ कितनी है? u, तो u इंटू t। बोलो, निकल जाएगा। ये क्या आएगा? s। अब एक चीज बताओ, अभी अभी पहली इक्वेशन हम लोगों ने क्या डिराइव की थी साहब? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यही तो इक्वेशन डिराइव की थी। अरे यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन से यहां नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, या हम कह दें, या हम कह दें कि ये t जाके यहां मल्टीप्लाई कर दे, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। बोलो, चाहे ये कहो, चाहे ये कहो, चाहे ये कहो, सब कुछ एक ही है। ठीक, तो यहां पे देखो v माइनस यू है, और इक्वेशन नंबर 1 में v माइनस यू की वैल्यू क्या थी? 80। तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह पे हम 80 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? s विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू, इसकी जगह पे क्या रख दिया? 80 प्लस ut। ठीक है, तो क्या बन गया? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t इंटू टी, टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। s क्या है? डिस्टेंस, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। ठीक, सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन देखी जाए। देखो, अब एक बात बताओ, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s वहां पे भी क्या है? टोटल डिस्टेंस। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया एरिया ऑफ वीटी ग्राफ टोटल डिस्टेंस देता है। तो भाई s इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 करके हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम भी तो दिख रहा है, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ। इस चीज को उठा के अगर ऐसे रख दें हम, ऐसे, इस फिगर को उठा के मैंने ऐसे रखा, ऐसे ऐसे, ये परपेंडिकुलर हाइट और ये। ठीक, ये ट्रेपेजियम नहीं है। देखो, ये ट्रेपेजियम ऐसे रखा हुआ है, इस वाले ट्रेपेजियम को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, तो ये नहीं हो गया। ये वाली हाइट जो है वो ये है, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में क्या है? पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होती। तो एक पेयर पैरेलल है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया भी तो टोटल डिस्टेंस देगा। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बोलो, ये भी तो एक तरीका है टोटल डिस्टेंस निकालने का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या भाई? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है साहब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर ये परपेंडिकुलर हाइट h है तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहां से s विल बी इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन सी साइड पैरेलल है? एक साइड ये, एक साइड ये। इस साइड की लेंथ कितनी है? v है। इस साइड की लेंथ कितनी है? अगर ये u है तो ये भी तो u होगा यार। ये v है, ये u है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड v प्लस u। ठीक, इनटू इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये कितना है? t। ठीक है, अब एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t, ये लिख सकते हैं भाई। u इधर आ गया, माइनस हो गया, a डिवाइड में आ गया, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू t लिख सकते हैं। यहां से t को हटाओ और t की जगह पे लिख दो v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। तो ये 2 इंटू ए क्या बन जाएगा? s विल बी इक्वल्स टू v प्लस यू, a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो ये वाला a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए, 2a। ठीक है, ये 2a जाके s से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? 2, यहीं पे आगे देख लो, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है,
ये माइनस यू स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वी स्क्वायर इधर बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस यू स्क्वायर इधर आया तो प्लस यू स्क्वायर 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो बेटा एक ही ग्राफ से पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली ग्राफिकल मेथड से। पता होना चाहिए इस इक्वेशन को डिराइव करने से एक फायदा ये भी होता है कि आपको ग्राफ में कहां क्या कैसे यूज करना है वो भी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है। तो ग्राफ को पढ़ना बोले तो समझना आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये ग्राफिकल मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो तो यहां पर तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया भाई ग्राफिकल मेथड। अब हम लोगों को करना है भाई एनालिटिकल मेथड, पार्ट 2 एनालिटिकल मेथड, ठीक है। देखो सेकेंड मेथड क्या है बेटा, सेकेंड मेथड है बाय एनालिटिकल मेथड या बाय मेथड ऑफ कैलकुलस, बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। आपकी बुक में इसी नाम से दिया हुआ है तो ये जानो इसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सब कुछ मैथमेटिक्स से करना है हम लोगों को। उसमें क्या करना था भाई, ग्राफ। इसमें क्या करना है भाई, मैथमेटिक्स, ठीक। तो देखो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो क्या होता है भाई, डीवी बाई dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर हम इस t को इस तरफ ले जाएं तो हम लिख सकते हैं a इंटू dt को हम इस तरफ ले गए, ठीक है, और dv को हम इधर ही रहने दिए। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब देखो मान लिया हमने कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, मान लिया कि जब हमने इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, और जब टाइम t इक्वल्स टू t सेकेंड हो गया उस टाइम पे इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। ये dv है ना, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t हो गया उस टाइम पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t तक dt का, और ये इंटीग्रेशन होगा u से लेके v तक dv का, ठीक है। तो dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, a इंटू टी, लिमिट रख दो 0 से लेके t तक, और ये रख दो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, लिमिट रख दो u एंड v। अब यहां पे देखो ये तो पता है ना बेटा कि पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस का साइन लगाते हैं फिर लोअर लिमिट। तो यहां से a इंटू पहले अपर लिमिट t माइनस 0, भाई जो भी इंटीग्रेशन में आया उसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट तो t ही थी, लोअर लिमिट 0 थी, विल बी इक्वल्स टू अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u। अब ये a t से भी मल्टीप्लाई होगा 0 से भी, तो फाइनली इधर क्या आएगा a t, और ये माइनस u जब इधर आएगा तो प्लस u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस a t। क्या यही हमारी पहली इक्वेशन थी, ठीक है। पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा क्योंकि सर आप ये डेरिवेशन क्यों बता रहे हैं, डेरिवेशन तो बोर्ड में आएगा नहीं। अरे यार 11th में हो, और अगर 11th में हो तो सारी चीजें पढ़ो ना, कोई भी चीज स्किप मत करो, ठीक है। यहां से आपको ये समझ में आया कि a इज इक्वल टू dv बाई dt था, तो v इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेट करके भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक मेथड ये भी तो समझ में आया ना, ठीक है, कि अगर a इक्वल टू dv बाई dt है तो भैया इसको हम a dt इक्वल टू dv इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। मतलब अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी यहां से निकलेगी, यहां से v इक्वल टू a t आएगा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी v है तो समझ में आ रही बात। तो कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी में कोई भी चीज दी है तो उसका कोई लॉजिक है, कोई भी चीज आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है तो उसको स्किप मत करो बेटा, ठीक है। अभी आप 11th में हो, चीजों को सीख रहे हो तो तेजी में मत दौड़ो, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक।
तो ये तो पहली इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन देखो, हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से दिखाएं तो डी एस बाई डी टी ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, सेम केस इस डी टी को इधर ले गए, वी डी टी इक्वल्स टू डी एस, इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मार दो। मान लिया जिस टाइम टी पर, जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो था, जहां पे हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो जीरो थी। ठीक है, और जब टाइम टी हो गया उस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो एस हो गई। टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जिस इंस्टेंट पे हमने इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जो थी वो जीरो थी। ठीक, जब टाइम जीरो से बढ़ के टी सेकंड हो गया, उस टाइम पे पार्टिकल ने कोई एक डिस्टेंस कवर कर ली या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, वो एस थी। ठीक, अब v देखो, v क्या है, v ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन अभी हम लोग निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये निकाल चुके हैं। तो v की जगह पे u प्लस एटी यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से t u प्लस एटी इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो से s ds। ठीक है, अब देखो ये जो dt है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है जीरो से लेके t u dt प्लस जीरो से लेके t at dt इक्वल्स टू जीरो से लेके s ds। ठीक, इस इंटीग्रेशन को यहां पे सॉल्व करते हैं। u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ dt का आंसर आया t, लिमिट जीरो से t तक, प्लस a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt आएगा t स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेके t तक, और ds का इंटीग्रेशन आएगा s जीरो से लेके s तक। ये साइड वाला दिख रहा है कैमरे में, हाँ दिख रहा है, ठीक, जीरो से लेके s तक। अब देखो बेटा, ये टू अगर हम बाहर ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस जीरो, प्लस ये टू बाहर ले लो a बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t स्क्वायर माइनस जीरो, विल बी इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज s। ठीक है, तो u t से और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से हमें ut मिल गया, प्लस a वन बाई टू a t स्क्वायर इक्वल्स टू s। देखो सेकंड इक्वेशन आ गई, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई मोशन की। थर्ड इक्वेशन देखो, ये दोनों मेथड आने चाहिए बेटा, पता होना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे डिराइव करेंगे और कैलकुलस से हम कैसे डिराइव करेंगे, पता जरूर होना चाहिए। मेरी बात को नोट करके दिमाग में बैठा लेना, याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था। ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस का मेथड, ये दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए कि हम कैसे डिराइव करेंगे। ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये चीज अभी आपको नहीं समझ में आएगी 11th में, ठीक है, इसका यूज आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसको बस फॉलो करते चलो, अपने आप तुम देखोगे कि कितनी इंप्रूवमेंट होगी। तो देखो दो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। तीसरी इक्वेशन के लिए हम एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाई dt ये जानते हैं, dv बाई dt जानते हैं। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt। बोलो भाई, ये ds से ये ds कट जाएगा, फिर से dv बाई dt तो बचेगा। तो dv बाई dt को हमने dv बाई dt लिखा, यहाँ ds से डिवाइड कर दिया, यहाँ ds से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई जिस क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया उससे हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया और ऐसे लिख दिया। अब एक बार बताओ, ds बाई dt क्या होता है? ds बाई dt होता है v, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी v। तो बेटा एक्सेलरेशन को हम v इंटू dv बाई ds भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये लिख सकते हैं तो इस ds को इधर ले आओ, a इंटू ds इक्वल्स टू v इंटू dv। फिर से वही चीज, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इसको क्या करना है हमको? इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब सुनो,
बेटा लेट अस सपोज कि जब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u थी, ठीक। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के कोई एक डिस्प्लेसमेंट इसने अचीव कर लिया s, उस टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी u जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल वेलोसिटी थी v जब डिस्प्लेसमेंट s था। क्लियर है? अब सुनो, a तो कांस्टेंट है, ds के रिस्पेक्ट में a आ जाएगा बाहर और ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा s, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से s तक, ठीक है। और v का dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वो आएगा, यहां पे लिख दूं क्या, यहां v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो u से लेके v तक। अब ये इंटीग्रेशन यहां देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा a s माइनस 0 इक्वल्स टू, इसमें भी 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट। अब जब 1/2 बाहर आ गया, ये यहां आ गया 1/2 में, ये सिर्फ वी स्क्वायर ही तो बचा, अपर लिमिट वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये a जो है वो s से मल्टीप्लाई करेगा तो as, और ये 2 आके मल्टीप्लाई किया तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये माइनस यू स्क्वायर इस तरफ आया तो क्या बन जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो बेटा यहां पर आपके दोनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं, ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ कैलकुलस। इन दोनों ही मेथड से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव कर ली आपके सामने। आपको ये मैंने दिखा दिया, ये पता होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी नोट्स में होना चाहिए कि कैसे हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ ली, अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का भी वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो एससी वर्मा के लेवल के होंगे। शुरुआत आपके 11th से होगी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए एससी वर्मा तक जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशंस भी इन अ स्ट्रेट लाइन, इनके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एससी वर्मा से मैं पिक करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मोशन अंडर ग्रेविटी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो काफी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का होगा, उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे, ठीक है। थ्योरी का पार्ट थोड़ा कम होगा लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ढेर सारे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो तब तक के लिए इंतजार करिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।